जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट हैं आप? वी आर फाइनली बैक विद व्लॉग। और आज की इस वीडियो में हम जनाब एनटीएस नेट दिसंबर से रिलेटेड और कॉम सेट के टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप वाकई में अच्छा सिक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी तौर पर गौर से सुने, देखें और समझें। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी देने क्वेश्चंस के, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये टैली कर सकेंगे क्या जो मैंने आंसर दिया था और जो मैं आपको आंसर बताऊंगा क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको एक दफा चीज समझ नहीं आती तो आप ये चीज दोबारा देखें, अगर फिर भी नहीं समझ आती कमेंट्स में पूछें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल, ये नेट अभी जो नवंबर में हुआ है उसमें भी रिपीट हुआ है और नेट फरवरी वाले में भी रिपीट हुआ था, जिसमें वो ये कह रहा है कि द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 30। हमने बताना है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट दो नंबर्स का क्या होगा अगर उनका सम 30 है। सबसे पहले अगर ये कोई भी ऐसा सवाल है जिसमें नंबर्स के बारे में बात हो रही हो तो इसका मतलब है आपने उनको लेट करना है, ठीक है। अब आप उनको लेट कर लें। टू फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हुज सम इज 30, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है जी। एक्स और वाई आपने उसको जो है वो क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, इनका सम किसके इक्वल है हमें पता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को दोबारा अगर आप गौर से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 30, जिसका मतलब ये है कि एक्स और वाई जो दो नंबर्स हमने लेट किए हैं उनको हम प्लस करेंगे तो उनका प्लस क्या बन रहा है, यानी कि सम क्या बन रहा है, 30 के इक्वल। ओके, क्लियर हो गया। अब हमने निकालना है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट। अच्छा, यहां से आप एक वेरिएबल को एक साइड पे रख लें, मैंने y को एक साइड पे रखा तो y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स बन गया। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हमने p से रिप्रेजेंट किया और दो नंबर्स हमें पता है कि हमने कौन से लेट किए थे, विच आर x एंड y, ठीक है जी। x ऐसे ही रहने दिया और जो y की वैल्यू आई थी जिसको मैंने रीअरेंज किया था तो उसमें y की वैल्यू मैंने पुट कर दी विच इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। यहां से आपने x को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन गया 30x माइनस एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं तो आपने क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आप देखें ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इक्वेशन आपको नजर आ रहा होगा कि ये पैराबोला की इक्वेशन होती है जो कि हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर सिंपल आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जो कि पैराबोला की इक्वेशन होती है उसको आपने कंपेयर करना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास अभी आई है। वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आई है मैं दोबारा दिखा देता हूं, प्रोडक्ट लेने से आई है, ठीक है। यहां से आपने इसको कंपेयर किया तो आपके पास वैल्यू निकल आई, एक्स की क्या वैल्यू निकलेगी देखें। अब आपको नजर आ रहा है कि यहां से आप पढ़ भी सकते हैं कि सिंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव दिस पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड एंड द मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट द वर्टेक्स, ठीक है। यहां पर सिंपल और सिंपल आपने क्या करना है, ए की वैल्यू आपको पता लग गया कि क्या है -1 और बी की वैल्यू भी आपको पता लग गया 30 है, ठीक है। और यहां से आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स निकला है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। अब जिसको यही नहीं पता ये सवाल आगे नहीं हो सकता। सिंपल आपने ए और बी की यहां पे वैल्यू प्लग इन करी और जब आपने वैल्यू क्या कहां से प्लग इन करी, कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, a इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू 30 तो 30 और -1 को पुट किया तो आपके पास 15 बना, जिसका मतलब ये है कि द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हुज सम इज 30 इज 15, ठीक है जी। एंटोनिम आगे जनाब, इजी का एंटोनिम बताना है। इजी का एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है, मुतजाद यानी कि ऑपोजिट। सिनोनिम क्या होता है, सिमिलर यानी कि सिनोनिम। सिनोनिम मींस कि उसका मतलब मीनिंग, ठीक है। एंटोनिम क्या होता है, उसका ऑपोजिट। तो इजी का ऑपोजिट क्या होगा, डिफिकल्ट। ब्रीफ का ऑपोजिट क्या होगा, लॉन्ग। ब्रीफ कहते हैं कॉन्साइज को, तो ब्रीफ यानी कि छोटी चीज और इसका ऑपोजिट क्या होगा, बड़ी चीज। क्लियर, एक चीज क्लियर है आपको नजर आ रही है, क्लियर है। दूसरी चीज क्या होगी, अनक्लियर, ठीक है जी। अच्छा, दिस क्वेश्चन आस्क्ड टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस xy डिवाइडेड बाय y व्हेन x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2। अब जो सिंपल आपके पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है और उसमें आपको x की वैल्यू भी पता है और y की वैल्यू भी पता है, तो ये बच्चों वाला काम है। आपने सिंपल x की वैल्यू -1 पुट करनी है और यकीन करें ये वो एमसीक्यूज होते हैं जिनमें आप मुफ्ते के नंबर हासिल कर सकते हैं और इसमें भी लोग ब्लंडर करते थे। क्यों ब्लंडर करते हैं वो भी बताता हूं। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बता रहा। सिंपल आपने क्या करना है, x की वैल्यू -1 पुट करें और y की वैल्यू -2 पुट करें। याद रखिएगा कैलकुलेटर पेपर में अलाउ नहीं होता, लिहाजा जो आप कमेंट में आंसर लिखेंगे वो भी बगैर कैलकुलेटर के लिखिएगा ताकि आपको आदत हो, ठीक है जी। वैल्यू पुट करेंगे, यू गॉट द आंसर। आगे चलते हैं जी। साउंड वेव्स, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिकॉज, वो ये कह रहा है कि जनाब साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। क्यों नहीं ट्रेवल करती, बिकॉज दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। उनको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए।
इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर इज, ये आपने याद रखना है कि जो साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है एयर में जब 1 डिग्री सेल्सियस राइज होता है टेम्परेचर में तो वो कितनी होती है 0.61 मीटर्स पर सेकंड। 6 दफा ये एमसीक्यू एनटीएस नेट में रिपीट होता हुआ आया है, चाहे वो नेट आईएम हो या आईई हो, ठीक है जी। On loading the prong of a tuning fork with wax, its frequency, जब आप जो ट्यूनिंग फोम की जो prong होती है उसको लोड करते हैं वैक्स के साथ तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल ईयर इज द मोस्ट सेंसिटिव इन द फ्रीक्वेंसी रेंज, नॉर्मल ईयर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जनाब, वो होती है 2000 टू 4000 हर्ट्ज, यानी कि 2 किलो हर्ट्ज से 4 किलो हर्ट्ज। किलो कितना होता है 10⁻³ तो ये काफी दफा देखा गया है कि जब वो 2⁻³ लिख देते हैं या फिर 2 × 10⁻³ लिख देते हैं या 2 किलो लिख देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आपने 2000 से 4000 हर्ट्ज याद रखना है कि ह्यूमन एयर की फ्रीक्वेंसी रेंज है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल देन इट्स वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर। वो ये कह रहा है जनाब कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या है, एयर में डबल है वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 819 डिग्री सेल्सियस है। क्या है जनाब हमारे पास 819 डिग्री सेल्सियस। Laplace found that the alternate compression and the rarefaction produced in sound waves follows। अच्छा जी, अब देखो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि लप्लास ने फाउंड किया कि ऑल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है वो क्या कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, क्या वो एक आइसोथर्मल लॉ है, क्या वो एक एडियाबैटिक लॉ है, आइसोकोरिक लॉ है, या ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे लॉज भी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, लिहाजा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। वो टिप शेयर करता हूं वहां पर। एडियाबैटिक लॉ इज करेक्ट ऑप्शन। द बीट फ्रीक्वेंसी, बीट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये आप लोगों को कराऊंगा भी चैप्टर डिटेल से बीट्स वाला, तो उसको भी आप लोगों ने पढ़ना है। मैं बीट्स क्या, मैं आप लोगों को फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर वाइज कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, द बीट फ्रीक्वेंसी फॉर अ सेंसिबल ह्यूमन कार इज 7 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन ओपन पाइप इज डैश टाइम्स द फ्रीक्वेंसी इन द क्लोज पाइप। अच्छा, ओपन पाइप में जो स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली 2 टाइम्स होती है, यानी कि डबल होती है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द उस पाइप के, ये हमेशा याद रखना। द करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ, जो मेटेलिक कंडक्टर जो होता है उसमें जो करंट फ्लो करता है वो किसकी मोशन की वजह से करता है, विच इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट एमसीक्यू। अ वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी डैश। अब वो ये कह रहा है एक वायर है जिसकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, वेरी गुड कंडक्टर। और कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। Production of heat due to an electric current flowing through a conductor is given by Joule's effect. Joule's effect is the correct option. ये एमसीक्यू न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यू है तो इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है जी। थर्मोकपल्स कन्वर्ट डैश, थर्मोकपल्स क्या काम करते हैं बेसिकली, दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायमेंशन ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सिंपल और सिंपल आपने उसमें वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा ml-1 t-2। वेव्स प्रोड्यूस्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर बाय अ पेंसिल एक्सिक्यूटिंग वाइब्रेटिंग मोशन इफ हेल्ड वर्टिकली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज आर। अब वो ये कह रहे हैं कि वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, ठीक है जी, यानी कि पानी की सतह पे जो है वो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। और वो वेव प्रोड्यूस कौन कर रहा है, पेंसिल, जो कि वाइब्रेटिंग मोशन के तौर पर एक्ट कर रहा है और वो एक वर्टिकली एक्ट कर रही है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो उसमें कौन कौन सी वेव्स एक्ट कर रही हैं, तो आपको ये भी पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और पीरियोडिक दोनों वेव्स वहां पर एक्ट कर रही होंगी। एन इमर्जन हीटर ऑफ 400 वाट केप्ट ऑन फॉर 5 आवर्स विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ डैश। देखिए पावर का फॉर्मूला जिसको पता है, पावर के बेतहाशा फॉर्मूला है, P = VI फॉर्मूला है, रेट ऑफ चेंज वाला भी फॉर्मूला है। तो सिंपल आपने उसमें फॉर्मूला पुट इन करना है और आवर्स को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पर इन्होंने टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, यानी कि आवर को आवर में ही रहने देना है, ठीक है जी। तो सिंपल आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हाउएवर इसकी की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर, आइडियल इंसुलेटर की रेजिस्टेंस होती ही इनफाइनाइट है, क्योंकि इंसुलेटर क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या काम करती है, रेजिस्टेंस करंट को फ्लो करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है, रोकती है। तो जाहिर है इंसुलेटर तो काम ही ये करता है कि जिसमें से करंट ना जाए, तो रेजिस्टेंस उसकी इनफाइनाइट होगी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है, तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सर्किट विच गिव्स कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड, यानी कि जिसमें पोटेंशियल कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्राइवर। There are 3 bulbs of 60 watt, 100 watt and 200 watt. Which bulb has the highest filament? तो जिसकी आपके पास वोल्टेज ज्यादा होती है, यानी कि 200 वाट है, तो उसी की फिलामेंट आपके पास थिकेस्ट होती है।
ठीक है जी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वायर की कहां कहां किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, कि वो किस मटेरियल का है, आया वो कॉपर है, आया वो क्या कहते हैं कॉपर है, या फिर वो दूसरा मटेरियल है, तो ये इस पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। इन द फॉलोइंग फिगर द टर्मिनल पोटेंशियल इज, फिगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। खैर टर्मिनल पोटेंशियल होता कौन सा, जो कि आपके पास टर्मिनल्स पर होता है, यानी कि पोल्स पर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूजफुल फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। अच्छा, ये काफी दफा रिपीट हुआ है, ये फिजिक्स की एक्सरसाइज में सवाल है, बेसिकली एक्सरसाइज में है फिजिक्स की 11th क्लास की बुक में, जिसमें लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। तो टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो कि यूज होता है बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए, ठीक है जी। वाई शुड अ रेजिस्टेंस बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इन सीरीज डेलिबरेटली। देखिए सीरीज में जब भी आप किसी भी चीज में एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप करंट को रोक रहे हैं, करंट को अपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टू डिक्रीज दी current, all electrical appliances are connected in parallel to each other between the main line and the neutral wire to get different current but same potential difference, ठीक है जी। अच्छा जी, resistance of a conductor depends upon, resistance of a conductor किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है जनाब? तो वो डिपेंड कर रही है फिजिकल स्टेट पे भी रेजिस्टेंस, और किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? नेचर पे भी डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो सिंपल जो जो चीजें फॉर्मूले में आ रही हैं वो उन चीजों पे डिपेंड करने लग जाएगी। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो यकीन करें मैं ना सिर्फ YouTube पर लाइव आके बल्कि जूम सेशन करवाऊंगा, और मैं जूम सेशन में आप सबकी ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके 90 बिलो नंबर होंगे। अगर कम होते भी हैं तो वो उसकी अपनी गलती होगी कि वो तैयारी खुद से नहीं कर रहा, क्या जी। A wire of uniform area of cross sectional A and length L and resistance R is cut into two parts. Resistivity, देखिए resistivity तो सेम ही रहेगी, resistivity इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती, तो resistivity of each part will remain the same what when same current passes from the for the same time through a thick and thin wire। अब वो कह रहा है जनाब कि सेम करंट जा रहा है, थिक वायर में भी जा रहा है और थिन वायर में भी जा रहा है, तो हीट कहां पे प्रोड्यूस होगी? ऑब्वियसली पतली वाली वायर जो थिन वायर है उसमें आपके पास हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी थिन है और वो थिन वायर है, ठीक है। रेजिस्टिविटी उसमें कम होती है, इस वजह से गर्म हो जाता है वो। अच्छा, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी डिलीवर्ड ड्यूरिंग 1 आवर, क्योंकि देखो आवर आ रहा है तो 1 आवर में ही होगी ना, सेकंड तो हो नहीं सकता, मिनट भी नहीं हो सकता, डे भी नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमेशा 0 होती है। जिसको रेजिस्टर ही नहीं पता क्या होता है तो वो तुक्का लगा के आ जाएगा। तो आप लोगों को मैंने ये चीज बता दी है कि रेजिस्टर इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, आगे बहुत जगह यूज होगा रेजिस्टेंस, आप लोगों ने समझना है इसको। विच वन इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स के लिए जो है कॉपर, कॉपर इज द बेस्ट मटेरियल। लोग यहाँ पे टंगस्टन कर देते हैं, हालांकि फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन इज अ गुड मटेरियल, बट जो आपके पास मटेरियल कनेक्टिंग वायर तारे बनाने के लिए जो मटेरियल गुड है वो आपके पास कॉपर इज अ वेरी गुड एंड बेस्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। 3 बल्ब्स, ये वाला एमसीक्यू न्यूमेरिकल है, मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगा। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 4 दफा रिपीट हुआ है, चांसेस है कि आने वाले एनटीएस में रिपीट हो। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं जनाब, 17 की पावर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर व्हाट इज इक्वल टू 17 की पावर 8। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लो, कान खोल के समझ लो कि जब भी आपके पास बेसिस सेम होंगी और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। जब आपके पास बेसिस सेम है, यानी कि 17 की पावर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर व्हाट हमने कह दिया लेट द नंबर बी x इज इक्वल टू 17 की पावर 8। अब आपको पता है कि यहां पर आपके पास बेसिस क्या है, 17 है, मींस कि आपकी बेसिस सेम है, तो आपने पावर्स को आपस में ऐड कर दिया और आपने कंपेयर कर लिया उनकी पावर्स को, क्योंकि बेसिस सेम है। अगेन वही बात, जब भी बेसिस सेम हो और वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो तो उनकी पावर भी इक्वल होती है। जब भी बेसिस सेम हो और वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अब इन द सेम केस अगर वो डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। मैं आप लोगों को आगे सवाल करवाता हूं, उसका टेंशन नहीं लेनी। खैर, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि जब आपके पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, और जब पावर्स ऐड हो गई तो आपके पास अननोन की वैल्यू आ गई, मींस जो एक्स की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड करनी थी, एक्स खाला को फाइंड करना था, वो निकल आया एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 4.5। ठीक है जी, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, डिवाइड वाला सवाल आ ही गया। देखें इसमें वो ये कह रहा है कि इफ ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कि ए रेशो बी कह लो या ए डिवाइड बाय बी कह लो, इफ ए डिवाइड बाय बी की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए की पावर x माइनस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखें अब यहां पर दोनों जो आपके पास बेसिस हैं वो सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हमें एक को सेम बनाना पड़ेगा।
कैसे बनाएंगे नीचे दिखा देता हूं। यहां पर आप देखें तो हमने एक बेस को सेम बनाना है, हमने b बाई ए को a बाई बी तो कर दिया, लेकिन उसकी पावर में नेगेटिव साइन आएगा। जब भी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर में माइनस का साइन लाजमी तौर पर आता है। यहां पर आपके पास माइनस का साइन आ गया तो a डिवाइड बाई बी और a डिवाइड बाई बी बेसिस सेम हो गई तो पावर्स भी इक्वल हो गई और यू गॉट द आंसर व्हिच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, व्हिच मींस दैट कौन सी ऑप्शन है जनाब हमारे पास यहां पर x इक्वल टू 2 बनेगा, क्या बनेगा रुक जाए, यहां पर आपके पास बन गया x प्लस एक्स 2x और 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहां पर हमारे पास x हो जाएगा 1 के इक्वल, व्हिच मींस दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, फाइंड द मीन। अब मैं जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स देने जा रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक पार्ट है एनटीएस का और ये लाजमी तौर पर आता है, और वो पार्ट क्या है, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या होता है, जब भी आपको सवाल दिया जाएगा जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सीरीज आपको गिवन है और इसका मीन निकालो, सिंपल एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, जितनी भी सीरीज गिवन है नंबर्स की उनको ऐड करें डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है इधर, ये देखें 1 यानी कि 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। जो भी आंसर निकलेगा वो मीन होगा। पता नहीं लोग इसमें क्या क्या चवनियां मारते हैं कि इसको पहले अरेंज करो, ये करो, वो करो, यू डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दैट थिंग। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको ऐड करना है और ऐड करके इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ टर्म से। इन शॉर्ट एवरेज का दूसरा नाम मीन होता है। ठीक है जी, अब देखें मीन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर्स। अब जिसको ये नहीं पता कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं तो उसके लिए सवाल बेकार है, वो अपने मार्क्स अपने हाथों से खुद गंवा रहा है। लिहाजा आपने अपनी बेसिक को नहीं भूलना। लोग मुश्किल चीजें करके चले जाते हैं, फिर कहते हैं बाद में तो आसान चीजें आ गई, तो आपने आसान और मुश्किल दोनों की तैयारी करनी है। ठीक है जी, अब आपने मीन बताना है फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर्स का। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, वो आपके पास होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 अप टू सो ऑन 21 अप टू सो ऑन, जितने भी है। अब आपने फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर्स लिए और आपने नंबर ऑफ द टर्म्स किए तो वो 10 बनी, क्योंकि आपको लिखा हुआ भी है फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर, तो नंबर कितने हैं, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू 10, 100 बाय 10 और 10 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट जो कि कॉन्सेप्ट आता है क्वांटिटेटिव में। अच्छा, ये जो मीन और मीडियन वाले सवाल है क्वांटिटेटिव में आते हैं, ये वाला सवाल भी क्वांटिटेटिव में आता है, इस तरह ये वाला सवाल बेसिक मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव में आता है, ये वाला सवाल भी क्वांटिटेटिव में आता है। और अभी मीडियन पे आते हैं। सो मीडियन क्या होता है, मीडियन किसी भी सीक्वेंस में मिडिल नंबर को कहते हैं। अब यहां पर आपको अरेंज करने की जरूरत है, अरेंज कर लें नंबर्स को। अरेंज किस तरीके से करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और जो मिडिल नंबर निकल रहा है, यानी कि देखें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो आप आराम से जो है इसमें से मिडिल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, पहले वाला काटें, आखिरी वाला काटें, फिर 2 नंबर को कट करेंगे, फिर 7 को कट करेंगे, फिर 4 को कट करेंगे, फिर 6 को कट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या बच गया, मिड में 4 बच गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ही ऑड हो जाए, यानी कि यहां पर अगर मैं एक और नंबर यहाँ ऐड कर दूं 7, तो फिर क्या होगा, फिर तो आप मिड टर्म मीडियन इस तरह नहीं निकाल सकेंगे मिडिल टर्म। फिर आप मिडिल टर्म किस तरह निकालेंगे, किसको इसका आंसर पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल 6 ऐड कर देता हूं, 6 नंबर एक और आ गया सीक्वेंस में, तो क्या मिडिल नंबर कैसे, अब कैसे निकलेगा मिडिल नंबर, अब तो आपके पास मिडिल में 2 चीजें आ जाएंगी। तो व्हाट विल यू डू इन दैट केस, जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलते हैं जी, मॉड। मॉड कहते हैं द मोस्ट रिपीटेड नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड मॉड। मॉड मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है, यहां पर देखें 1 2 2 4 6 3, देखें इसमें अरेंजमेंट की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आपको नजर आ रहा है कि कौन सा नंबर मोस्ट रिपीट कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। मसला कहां पर आता है, मसला यहां पर आता है कि स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 2 नंबर्स आ जाएं जो कि रिपीट हो रहे हैं, मतलब 4 भी 2 दफा हो रहा है, 2 भी 2 दफा हो रहा है, अगर आगे लिखा हो कहीं, ये देखें, तो क्या करें, तो स्टूडेंट्स कर देते हैं 4 2। बात तो एक ही है, बात भाई दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 4 पहले आया 2 बाद में, एक ही बात है। तो मेरे भाइयों ये ऑप्शन डी का क्या होगा, तो आपने मॉड में ये चीज लाजमी देखनी है कि अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं सेम दफा, यानी कि 2 भी 2 दफा रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो आपने पहले वो वाला नंबर काउंट करना है जो कि पहले आ रहा है। 2 पहले आ रहा है इसका मतलब 2 पहले आएगा, और 4 बाद में आया तो इसका मतलब 4 बाद में ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने सीक्वेंस के लिहाज से लिखना है। अगर यहाँ पे 4 पहले आता 2 बाद में था, तो आपने यहाँ पे 4 पहले 2 बाद में लिखना था। ठीक है जी, आई थिंक दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू। लाइक कर दो यार, वीडियो को गला सूख गया, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से।
रेंज किसको कहते हैं? रेंज आप हमेशा उस चीज को कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। कोई भी सीक्वेंस गिवन है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू निकालो और सबसे छोटी वैल्यू निकालो, उन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी। अब यहां पर आप देखें तो 1 2 2 3 4 6 इसमें से आपने रेंज निकालनी है, तो आप रेंज किस तरीके से निकालेंगे? हाईएस्ट वैल्यू क्या बन रही है जनाब आपके पास 6, लोएस्ट वैल्यू क्या बन रही है आपके पास 1, 6 minus 1 which is equals to 5 and this is called the range of the sequence। सही है जी। What is the range of this sequence blah blah blah। अब देखें हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 82, लोएस्ट वैल्यू क्या है आपके पास 3 नहीं बल्कि 1, तो 82 minus 1 81 which means that option 3 is the correct option। मुफ्ते के नंबर है, सीधी बात है। वेरिएंस, this thing needs to be understood by you very carefully, क्योंकि ये एक मुश्किल चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है। और आपको पता है कि पेपर में ना ही कैलकुलेटर ला होता है और आपके पास टाइम भी शॉर्ट होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम एक एमसीक्यू पे लगा रहे हैं मींस दैट यू आर किलिंग टाइम फॉर द अदर एमसीक्यू। और मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि आपके पास पेपर सॉल्व करने के बाद भी आधा घंटा बच रहा होगा। लोगों से तो एक एक सेक्शन रह जाता है पूरा पेपर सॉल्व करते हुए, लेकिन जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपका पेपर लिहाजा टाइम पर खत्म होगा पूरे, ठीक है जी, और आपको और टाइम भी मिल जाएगा। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 2828? अच्छा, सबसे पहले वेरिएंस निकालने के लिए जो तुम लोगों ने काम करना है वो ये काम करना है कि एवरेज ले लेंगे, इन नंबर्स की एवरेज लें, यानी कि 2 + 8 + 2 + 8 मेरे ख्याल से 20 बन जाता है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गया 5। अब उस एवरेज को आपने एक एक करके माइनस करना है इसका और स्क्वायर ले लेना है और आपस में इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि आपस वाली टर्म्स को ऐड करेंगे। 5 - 2 करें, उसका स्क्वायर लें, यानी कि 5 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हुआ भी है, प्लस का साइन डालेंगे, प्लस 5 - 8 करें उसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन डालेंगे, 5 - 2 करें उसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन डालेंगे, 5 - 8 करेंगे उसका होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स 4। दिस इज कॉल्ड द वेरिएंस। सिंपल एवरेज लेना है, एवरेज को उन टर्म से माइनस कर स्क्वायर करना है और आपस में ऐड करके डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ टर्म से, तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। रट्टा नहीं मारना, स्टेप्स याद करो। स्टेप्स क्या याद करने, जहां पे भी वेरिएंस का लफ्ज आए सबसे पहले क्या लेना है? एवरेज। उसके बाद क्या करना है? एवरेज को हर उस टर्म से माइनस करना है, फिर स्क्वायर करके ऐड करना है, एंड देन लास्ट यू हैव टू डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ द टर्म्स। सिंपल इज दैट। सही है जी। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आप वेरिएंस निकाल लें तो आप उसी का अंडर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर इस क्वेश्चन में वेरिएंस आपके पास 9 निकल रही है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बनेगी? अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस मींस अंडर रूट ऑफ द 9, यू गॉट द आंसर व्हिच इज इक्वल टू 3। सही है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, एनालॉजीज। एनालॉजीज इंग्लिश के पोर्शन में ये वो पार्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसमें भंड कर देते हैं, लिहाजा आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। मैं आप लोगों को ये चीज समझा देता हूं। देखें, एनालॉजीज में आपने रिलेशन बताना होता है, यानी कि इंसेक्ट क्या कर रहा है? इंसेक्ट इनवाइट कर रहा है डिजीज को, वार किस चीज को इनवाइट कर रहा है? डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ना ही डिफीट ना ही आर्मी, तो डिस्ट्रक्शन। ये मीनिंग भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये वर्ड्स मीनिंग नहीं होते, लोग इसको कंफ्यूज कर। ये बेसिकली रिलेशन बता रहा है। आपको एक चीज पता है ना, ये आपको रिलेशन प्रोवाइड किया गया है, तो इसी के लिहाज से आपने इसका रिलेशन बताना है। तो इंसेक्ट का रिलेशन अगर डिजीज के साथ वो ये है कि इंसेक्ट डिजीज को इन्वाइट कर रहा है, तो वार क्या कर रहा है? डिस्ट्रक्शन को इन्वाइट कर रहा है। बुक क्या कर रहा है? कवर क्या कर रहा है? कवर जो है वो बुक को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पेंटिंग क्या कर रही है? पेंटिंग क्या कर रही है? फ्रेम पेंटिंग को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे लिखा भी है, कवर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बुक इन द सेम वे द फ्रेम इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द पेंटिंग। सही है जी। फ्लोट, सिंक, बोट, व्हाट। देखें, फ्लोट का मतलब होता है पानी के ऊपर और सिंक का मतलब होता है पानी के अंदर। तो बोट जो है क्या है? बोट फ्लोट ऑन दी वाटर, और शिप सबमरीन क्या करती है? अंडर दी वाटर फ्लो करती है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फ्लोट मींस अबव वाटर एंड सिंक मींस अंडर वाटर। इन द सेम वे बोट फ्लोट्स ऑन द वाटर एंड सबमरीन मूव्स अंडर द वाटर। ठीक है जी। वाटर डैम, ट्रेड, व्हाट। ये आंसर आप लोगों ने कमेंट में बताना है। ठीक है जी, जल्दी से बताएं, जल्दी अभी बताएं कमेंट करके। कॉमर्स तुक्का नहीं मारना, गौर से समझें। वाटर और डैम है, ठीक है जी। पानी कहाँ होता है? डैम में होता है। तो ट्रेड कहाँ पर होती है अब तो मैंने बता ही दिया। खैर, कॉमर्स, इकोनॉमी, गुड्स या ट्रेड पॉलिसी। ठीक है जी। इंटरेस्ट मनी लेंडर, यानी कि इंटरेस्ट मनी लेंडर को दिया जाता है, और सैलरी किसको दी जाती है? यानी कि आपने इसमें रिलेशन डेवलप खुद से करना है, कुछ चीजों अब आपको मतलब ही ना पता होगा इन दोनों चीजों का, तो आप इसका क्या छंकड़ा करेंगे? लिहाजा चीजों को समझें। ठीक है, इंटरेस्ट का अगर मनी लेंडर है, यानी कि इंटरेस्ट मनी लेंडर को दिया जाता है, तो सैलरी किसको दी जाती है? ऑब्वियसली जमींदार को तो नहीं देंगे ना, एम्प्लॉय को दी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट इज गिवन टू द मनी लेंडर्स एंड सैलरी इज गिवन टू द एम्प्लॉय। लाइक कर दो वीडियो को, अगर तुम लोगों ने लाइक नहीं किया दबा के लाइक ठोक दो। अच्छा जी, एस्थमा जो है वो क्या करता है? एस्थमा इज अ डिजीज ऑफ लंग्स व्हाइल कंजक्टिव्स इज अ डिजीज ऑफ आईज। सही है जी। अच्छा, डिस्मे और जॉय ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो टेंट क्या होगा? सिंपल है यार, जल्दी से बताएं, टेंट क्या होगा? इग्नोर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। थर्मोमीटर जो है वो क्या काम करता है?
टेम्परेचर मेजर करता है। तो ग्लूकोमीटर क्या काम करता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं यार, ये तो बच्चों वाली चीज है। हाँ, अगर आपको यही नहीं पता कि ग्लूकोमीटर होता है क्या, तो फिर आप ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ किन किन को ये एमसीक्यू पता है, जल्दी से कमेंट में बताएं। अच्छा जी, एयर एटमॉस्फेयर, एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में होती है, और वाटर कहाँ होता है, ऑब्वियसली ओशन। ठीक है जी। मदर, डॉटर, फादर, सन। ओबे, डिफाई। अब यहाँ पे भी सिंपल ऑपोजिट नजर आ रहा है। ओबे का ऑपोजिट क्या होता है, डिफाई। किसी चीज का कहना मानना, किसी का कहना ना मानना, यानी कि ओबे, डिफाई। तो वर्क का हमारे पास क्या होगा, रेस्ट। सन, लाइट। अब हमारे पास जो है वो सन क्या देता है, लाइट। ठीक है जी। तो हीट का क्या होगा, फायर। अच्छा जी, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो हमें क्या चीज बताता है, तो वो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालॉजी है, काफी दफा रिपीट हुआ है, इस मेरे ख्याल से पिछले एनटीएस में भी रिपीट हुआ था। फुल एम्प्टी, यानी कि एक चीज भरी है और वो इसके एम्प्टी है, या ऑपोजिट ही है ना। तो रिलैक्सिंग का क्या होगा, स्ट्रेसफुल। रिलैक्सिंग, स्ट्रेसफुल। ट्रेडिशनल ओल्ड तो सेम मीनिंग है। शार्प ये भी सेम है। डिप्रेशन, एंजाइटी ये भी सेम है, एक ही चीजें हैं। तो ऑप्शन सी यानी कि रिलैक्सिंग स्ट्रेसफुल इज द करेक्ट ऑप्शन। हॉक्सो मेटल, हॉक्सो मेटल, तो बैड वुड। ब्लिस्टर स्किन, अच्छा ये काफी दफा रिपीट हुआ है। मैं जब आप लोगों को जून जुलाई के एनटीएस की तैयारी कर रहा था तब भी ये रिपीट हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्लिस्टर स्किन, स्टाई आई, स्टाई आई। ठीक है जी। आगे देखिए, एल्टीमीटर हाइट, एल्टीमीटर हाइट, तो स्पीडोमीटर क्या करता है, वेलोसिटी को करता है। सैंपल यूनिवर्स, सैंपल यूनिवर्स, तो आपके पास इंडिविजुअल पॉपुलेशन, इंडिविजुअल पॉपुलेशन। आगे देखें जी, हरी, डिले, हरी, डिले, तो मोबाइल का क्या होगा, स्टेशनरी। करंट, वायर, क्या वायर में क्या जा रहा होता है, करंट। तो पाइप में क्या जा रहा होगा, फ्लूइड। ठीक है जी। इस तरह रिलेशन बताते हैं। एंशियंट, ओल्ड आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, तो एम्बैरेस्ड, शाय। ठीक है। ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसपेरेंट। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड, डिसिपेटेड, ये भी आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। हार्म, डैमेज, हार्म मतलब डैमेज कर रहा है। इंज्योर, इनकैपेसिटेट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, स्केच, आर्टिस्ट, सो ड्राफ्ट, राइटर। टाइगर, कैट, सो कैटरपिलर, मॉथ। वॉर्ड्रॉप, क्लोथ्स। अब वॉर्ड्रॉप, क्लोथ्स कहाँ रखे जाते हैं, वॉर्ड्रॉप में। तो बुक्स कहाँ रखी जाती है, बुक केस में। ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लें। इन चीजों का रट्टा लगा सकते हैं फिर भी आप, लेकिन जो चीजें याद करने वाली नहीं होती, वो जैसे आप ऊपर क्वांटिटेटिव पोर्शन किया है उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, आपको फार्मूलाज की गेम है भाई, सारी फार्मूलाज की। अच्छा, pastor, congregation, so shepherd, flock। ठीक है जी। vegetate, active, तो receive का क्या होगा, inquisitive, inquisitive। ठीक है। perforate holes, filter, water। stock, wheat, reservoir, water। ठीक है जी। plan, scheme, statesman, politician। aromatic, smell। intimate, notification, ये भी सेम मीनिंग है। इंटीमेट भी यही होता है, इट इज टू इंटीमेट यू या इट इज टू नोटिफाई यू, दोनों सेम मीनिंग होते हैं, इंटीमेट और नोटिफाई। ठीक है जी। हायरार्की, रैंक, इंफिनिटी, फिक्स्ड। एयरप्लेन, हैंगर, मनी, वॉल्ट। स्पीशीज, ऑर्गेनिजम्स, तो स्पेशलिटी, फिजिशियन। हंग्री, रेवनेस, ओबेस, ग्लटनस। शार्प, ग्लास, स्प्लिंटर, वुड। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स, ओबेसिटी, तो शुगर, कैविटी। ठीक है जी। लेटस, ग्रीन होती है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी क्या होगी, रेड। ब्रेड और फ्लोर है, तो आपके पास क्या होगा, रोड और एसफॉल्ट। पब्लिकेशन, लाइबल, मर्डर और एक्यूजेशन। सही है जी। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत सिंपल है, लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों बार बार रिपीट होता है, लेकिन ये बहुत सिंपल एमसीक्यू है कि हीट का ऐसा यूनिट क्या है आपके पास, जाउल है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंसेज। व्हिच ब्रांच ऑफ द साइंसेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग फिजिक्स? The most fundamental of all the sciences which provides basic principles and formulation laws of the other branches of the sciences is called physics। आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट में वो ये कह रहा है कि जनाब द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, एक एमसीक्यू मिस तो नहीं होगा, नहीं। द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी अलोंग एनी एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। क्योंकि रोटेशन की जहां पे भी बात आती है ना, सॉरी, रोटेशन पे जहां रोटेशन की बात जहां पे भी आती है, तो आपने चुप करके टॉर्क पे क्लिक करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। ठीक है। Which one of the following is not a unit of distance? So milestone तो एक ऐसा, milestone basically क्या होता है कि आपने एक हदफ अचीव कर लिया, it is not a distance। ठीक है, it is an achievement। Which of the following is not a unit of distance? So milestone, अच्छा ये दो दफा रिपीट हुआ है, इसका मतलब है it is very important। The coefficient of friction depends upon, देखिए coefficient of friction depend only upon the nature of the surfaces। जितनी नेचर आपकी स्मूथ है उतनी फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। जितनी नेचर आपकी रफ है उतनी फ्रिक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी।
Which one of the following is an example of base quantity? So length is the example of base quantity. In which form of the energy is stored in the capacitor? देखिए एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है. द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स which deals with the properties of gravitational is field theory. The physics of moving charged particles is known as electrodynamic. The study of living sciences related with biological sciences. The first book of physics was written by Aristotle. Name the branch. अच्छा देखें, मैं ये चीज आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ. जो फिजिक्स की बुक में जितनी भी फिजिक्स की टाइप्स है, चाहे वो जीरो फिजिक्स है, न्यूरल फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, चाहे वो ऑप्टिक्स है, लाइट है, उनकी डेफिनेशंस याद करके जाइएगा. उनकी डेफिनेशंस मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में शेयर कर चुका हूं. व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे जाएं, उनकी डेफिनेशंस याद कर लें. ठीक है जी, आगे चलते हैं. द फॉर्मूला ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज, सो F - 32/9 इज इक्वल टू C/5. व्हेन बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी मोशन में होती है तो क्या चीज चेंज होती है? तो पोजीशन वेक्टर इसका लाजमी तौर पर चेंज होता है. ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं आप लोगों को आगे कराऊंगा. जरा अभी हम चलते हैं मेन चीज पे, जो कि है हमारे पास फिजिक्स के बाद मैं जरा आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं. ये एमसीक्यू मैं आप लोगों को करा देता हूं, लेकिन दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि क्वांटिटेटिव में एज अ वेरी टफ क्वेश्चंस आ चुकी हैं. वो सवाल भी टफ हैं अगर किसी को ना आते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि कॉन्सेंट्रेट करने वाले और कॉन्सेप्ट वाले सवाल आते हैं. अच्छा जी, हम यहाँ पे दे द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स डैश चेंजेस. तो देखें, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चेंज हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है, स्पीड तो नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब है ना ही एक्सेलरेशन चेंज हो रही है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन changes when the displacement when velocity time graph is a straight line parallel to the time axis then acceleration 0. क्यों? क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के. स्ट्रेट लाइन और जब पैरेलल और टाइम एक्सिस के, तो इसका मतलब है सिंपल और सिंपल आपके पास क्या है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास 0 है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. Slope of velocity time graph is acceleration. Which law of motion is also known as the law of inertia? तो first law of motion जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? First law of motion हमारे पास कहलाता है law of inertia. आगे चलते हैं जनाब कि second law of motion gives the definition of acceleration. Momentum P is equal to mv होता है. तो momentum दो चीजों पे डिपेंड करता है, mass पे और velocity पे. अच्छा, when body moves in the straight line then its displacement coincides with the distance. क्योंकि shortest distance को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है जी. ड्यूरिंग लॉन्ग जंप, ठीक है जी, ये आप समझें इस चीज को. ड्यूरिंग द लॉन्ग जंप एथलीट रन बिफोर टेकिंग द जंप बाय डूइंग सो ही डैश. अब इस सवाल को समझें, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि लॉन्ग जंप से पहले एथलीट जो है वो रन करता है. जंप लेने से पहले आपने देखा होगा, जैसे अरशद नदीम हो गया या कोई भी होगा, तो वो पीछे से रन लेके आता है. क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम इंक्रीज हो. ठीक है, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 इज, यानी कि पहले 5 मल्टीपल्स 9 जो है उनका एवरेज क्या होगा? कैसे होगा? 9 का मल्टीपल्स कैसे होते हैं? 9, 18, 27, यानी कि 9 के टेबल में जो आ रहे हैं, तो 9 के टेबल 5 तक लिखें, यानी कि 9, 18, 27, 36, 45, उनको डिवाइड कर दें 5 से, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा. अब अगर वो यहां पर मीन कर दें तो क्या इसका आंसर सेम ही रहेगा या नहीं सेम रहेगा? जल्दी से कमेंट्स में बताएं. क्या मैं अगर यहाँ पे एवरेज की जगह लिख दूं द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 इज, क्या इसका आंसर सेम रहेगा या नहीं? अच्छा जी, आगे चलते हैं. आगे वो ये कह रहा है जनाब कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और इसमें यकीन करें मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का ये ठीक हुआ होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि पता नहीं फॉर्मूला नहीं इनको आता ये वाला. मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको. अब देखें, वो ये कह रहा है कि डिस्टेंस हमने निकालना है दो स्टेशंस के दरमियान, जो सॉरी निकालना नहीं है, गिवन है. दो स्टेशन के दरमियान, जो स्टेशन ए और स्टेशन बी है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 778 किलोमीटर का है. ट्रेन ने कवर की जर्नी ए से बी पे, यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो वापस पहले स्टेशन पे आई 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. वो ये कह रहा है कि आपने एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग दी होल जर्नी. ये नहीं कह रहा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बताएं एवरेज स्पीड, नहीं. वो ये कह रहा है ए से बी और बी से ए, दोनों डिस्टेंसेस के एवरेज डिस्टेंस, आपने एवरेज स्पीड बतानी है कि एवरेज स्पीड क्या आ रही है आने जाने में. ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला रट लें, आपका काम आसान हो जाएगा. और वो फॉर्मूला क्या है? 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, और उसमें x क्या लेना है और y क्या लेना है? x आपने पहली डिस्टेंस लेना है, सॉरी पहली स्पीड लेना है जिस स्पीड से वो पहले गया है. ठीक है जी, जिस स्पीड से उसने पहले डिस्टेंस कवर किया है पर आवर के लिहाज से, और आपने y जो है वो दूसरे वाले लेना है. इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने x ये लेना है y ये लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये दो चीजें आपने लेनी है. और आपने क्या लिखना है फार्मूला, जो कि एवरेज स्पीड का है, वो है 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई. अब जिसको ये फार्मूला नहीं आता तो वो ये सवाल नहीं कर सकता, बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है जी,
अच्छा जी, अब ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वो ये कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर फर्स्ट 10 मैचेस इज 38.9 रन। यानी कि वो ये कह रहा है कि आपका जो क्रिकेटर है पहले 10 मैचेस में उसका जो एवरेज स्कोर रहा वो 38.9 रन का रहा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है पहले 6 मैचेस में उसकी एवरेज कितनी रही, 42। अब आपने लास्ट 4 मैचेस का बताना है। सबसे पहले देखें वन क्या है, ये आपको ना ये है, आपका दिमाग हिलाने के लिए एमसीक्यू दिया जाता है कि समझ नहीं आती शुरू कहां से हो रहा है खत्म कहां से हो रहा है, ठीक है। अब देखें सुकून से करना है, बादुल्ला वाइटी इधर है, टेंशन नहीं लेनी। देखिए वो ये कह रहा है पहले 10 मैचेस की एवरेज 38.9 रन है। अगर आपके पहली 6 मैचेस की एवरेज 42 है तो अगले 4 की क्या होगी, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। अब इसमें से सिंपल आपने क्या करना है, अब लोग इसमें मैं बताता हूँ क्या करते हैं। लोग इसमें ये करते हैं कि सिंपल 42 को ना माइनस कर देते 38.9 रन से। अल्लाह के बंदों कैसे, ये कैसे हो सकता है। देखिए 10 माइनस, आप ये कह रहे हैं कि 42 माइनस 38.9, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों ने इसको किस तरीके से करना है। आपको ये पता है कि एवरेज स्कोर फर्स्ट 10 मैचेस का कितना है, टोटल 10 मैचेस है उनका एवरेज स्कोर 38.9 है और आपको फर्स्ट 6 का पता है और आपने आखिरी 4 का निकालना है एवरेज, ठीक है। अब आपने सबसे पहला काम जो करना है कि आपने एवरेजेस को कन्वर्ट कर लेना है स्कोर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 38.9 रन का एवरेज है ना 10 मैचेस में, तो इसको अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो स्कोर आ जाएंगे। देखें टोटल स्कोर फॉर द 10 मैचेस 38.9 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने 6 मैचेस का करना है तो अगेन आप क्या काम करेंगे, 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्कोर आ जाएगा फर्स्ट 6 मैचेस का। अब आप वो काम कर सकते हैं, एवरेजेस को डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते लेकिन टोटल स्कोर्स को माइनस कर सकते हैं। यानी कि 10 माइनस 6, 10 मैचेस में जो रन है और 6 मैचेस में जो रन है, 389 माइनस 252, ये आपके पास आ गया 137। अब इसको एवरेज में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवाइड कर देना है 4 से। नंबर ऑफ द मैचेस, कितने मैचेस एवरेज निकालनी है 4 की, तो डिवाइड बाय 4। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि आपने सबसे पहले एवरेज को स्कोर्स में कन्वर्ट करना है और स्कोर्स को कन्वर्ट करने के बाद आपने उन स्कोर्स को माइनस करना है एंड देन आपने सिंपल उनका एवरेज लेना है, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाइयों, काफी दफा रिपीट हुआ है। वो ये कह रहा है कि जनाब एवरेज मार्क्स जो है 3 बैचेस के, वो बैचेस कितने कौन कौन से हैं, कितने स्टूडेंट्स के, 55 60 एंड 45 स्टूडेंट्स के रिस्पेक्टिवली, वो 50 55 और 60 हैं एवरेज मार्क्स। अब सब स्टूडेंट्स के मिलाकर एवरेज मार्क्स कितने हैं, अगेन आपने यहाँ पर एवरेज को कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है। ये देखें द एवरेज मार्क्स ऑफ द 3 बैचेस आर 55 स्टूडेंट्स विद एन एवरेज ऑफ 50 मार्क्स, 60 स्टूडेंट्स विद एन एवरेज ऑफ 55 मार्क्स और 45 स्टूडेंट्स विद एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स। यकीन करें मेरा गला सूख गया और लाइक अभी तक नहीं किया तो गलत बात है यार, ये तो बड़ी गलत बात है, ज्यादती है ना। अच्छा अब आपने क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कंबाइंड। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एवरेज को कन्वर्ट करना है मार्क्स में। देखें आगे भी यही हुआ, मैंने आपको यही बताया। सिंपल 50 को 55 से मल्टीप्लाई करें, एवरेज से आपके पास मार्क्स में चले जाएगी चीज। सिंपल 55 को 60 से मल्टीप्लाई करें, मार्क्स आ जाएंगे। 60 को 45 से मल्टीप्लाई करें, मार्क्स आ जाएंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि यही हो रहा है। देखें सिंपल निकल गया फर्स्ट बैच के लिए टोटल मार्क्स, सेकंड बैच के लिए टोटल मार्क्स और थर्ड बैच के लिए टोटल मार्क्स। आपने टोटल मार्क्स को ऐड कर दिया, आप इनकी एवरेज ले लें। कैसे लेंगे एवरेज, ये एक चीज है कि डिवाइड में क्या आएगा ये बात भाई। अब तो ऊपर तो हमें पता था कि 4 मैचेस की एवरेज निकालनी है तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया था एंड में, यहाँ की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, तो आपने सिंपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता है 55 60 और 45, तो आपने सिंपल और सिंपल इनको आपस में ऐड करना है और आपने डिवाइड कर देना है तो यू गेट द एवरेज मार्क्स व्हिच इज इक्वल टू 54.6। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो ये कह रहा है कि सॉल्व 3/5 और 4/7 और 5/12 ऑफ 1015। अब आपने ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आपने क्या करना है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1015 और आपके पास आंसर आ जाएगा व्हिच इज इक्वल्स टू 145। अब जिसको यही नहीं पता कि ऑफ का मतलब क्या होता है तो सॉरी टू से उससे सवाल नहीं होने जा रहा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू, ठीक है जी। आगे चलते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन वाले सवाल। ये वो सवाल हैं जो कि 2 तरीकों से होते हैं। एक होता है लंबा तरीका जिसमें आपको इस सवाल को सॉल्व करते हुए 4 मिनट लग जाते हैं, 3 मिनट लग जाते हैं या 2.5 मिनट लग जाते हैं। एक होता है छोटा तरीका जिसको सॉल्व करते हुए आपको 20 सेकंड लगते हैं। और मैं आपको वो तरीके बताता हूं कि अगर आप उन तरीकों से करेंगे तो आपका पेपर आधे घंटे पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब A/B को आपको पता है कि A/B जो है वो हमारे पास क्या है 1/2 और B/3 जो है वो हमारे पास क्या है 3/4। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हुआ तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि A/B जो है वो हमारे पास क्या है 1/2। अभी इस राइटिंग को जरा इग्नोर करना क्योंकि पीसी पे ऐसी राइटिंग होती है। और B/C जो है वो आपके पास क्या है 3/4। आपने निकालना क्या है A/C, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है ना, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है इनको इक्वल करना है। कैसे, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 हो गई ना डिनोमिनेटर वाली टर्म, और आपके पास A/C क्या निकलेगा फिर। बहुत आसान हो गया। अब तो जल्दी से आंसर कमेंट्स में बताएं।
जल्दी बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, कमेंट्स में इसका आंसर जल्दी से बनाएं। ये बहुत आसान हो गया। तो आपने इन टर्म्स को इक्वल करना है। अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो मैं दूसरा तरीका इरेजर, अगर यहाँ से इरेज होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे तरीके से भी करके कि दूसरे तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है। मैं जरा इसको इरेज करूँ जल्दी से। हुश 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 हुश। अच्छा जी, अब देखें दूसरे तरीके से इस तरह किया जा सकता है कि A/B आपको गिवन है, ठीक है, और B/C भी आपको गिवन है, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है ना। अब आपने क्या करना है, आपने यहां से सिंपल और सिंपल निकालना क्या, A/C निकालना है। तो आप क्या करें, यहां से B की वैल्यू को उधर ले जाएं, B की वैल्यू को उधर ले जाएं, A की वैल्यू को उधर ले जाएं, जो भी करना है आप कर लें, ठीक है, और इधर पुट कर दें वो वैल्यू और आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इजी। मैं आप लोगों को ये जूम सेशंस में भी कराऊंगा, लेकिन जूम सेशंस जो मैं आप लोगों को जूम सेशन एक रखूंगा मैं, वो मैं तभी रखूंगा अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस आएगा। यार देखो मेहनत कर रहा हूं तो रिस्पांस तो आना चाहिए ना यार, तो रिस्पांस अच्छा दिलाओ, यानी कि अच्छे ज्यादा सपोर्ट दिखाओ ताकि इसमें आपका भी फायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। अच्छा जी, रेशो ऑफ मारिया टू बिस्मा एज इज 4:5। अच्छा भाई अब इरेजर चला जाए यार, अब यहाँ से जा क्यों रहा। अच्छा खैर, द रेशो ऑफ मारिया टू बिस्मा एज इज 4:5 एंड रेशो ऑफ बिस्मा टू किरण एज इज 3:2। फाइंड द रेशो ऑफ मारिया टू किरण। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। अच्छा जी, चूज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। सिंपल और सिंपल आपने डिवाइड कर लेना है, जहां पे आपके पास डिवाइजर की कम आ रही होगी ना, छोटी टर्म आ रही होगी, तो वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ज़कात में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि ज़कात प्रॉब्लम्स आते भी हैं, देखने को भी मिलते हैं, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है, वो आपके पास है कि आपके पास जो भी टोटल अमाउंट है ना टोटल अमाउंट, भाई गला सूख गया, टोटल अमाउंट का 2.5% निकाल लेना, यानी कि 2.5 को आप लिख सकते हैं 2.5 डिवाइड बाय 100, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगी। सही है जी। सो सिंपल, ज़कात ऑन 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज आपके पास गिवन है और आपने ज़कात निकालनी है, तो सिंपल 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, यू गॉट दी ज़कात। ठीक है जी। फाइंड द ज़कात ऑन द एनुअल सेलिंग ऑफ 9000, यानी कि टोटल अमाउंट हमारे पास 9000 है, 9000 को मल्टीप्लाई करें 25 बाय 100 से, यू गॉट द अमाउंट ऑफ द ज़कात। If Sarah has yearly saving of 4 lakh, then zakat on it is, उसमें zakat कितनी पड़ेगी। कमेंट्स में इसका आंसर बताना है, कैलकुलेटर नहीं यूज करना, मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता दूं अभी मैं आपको। 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट कितनी है, 4 लाख है, 40 लाख है, ये है 4 लाख, ठीक है, 400000 है तो 4 लाख, ठीक है। सिंपल टोटल। अच्छा, ज़कात का दूसरा फार्मूला आसान, अगर आप कैलकुलेटर पे 25 बाय 100 करेंगे ना तो आपके पास 1/40 आएगा, ठीक है, तो सिंपल आप 40 भी लिख सकते हैं डिवाइड में, और आसान कर दिया मैंने आप लोगों का काम, यकीन करें, और आसान कर दिया। सिंपल आप 4 लाख को 40 से डिवाइड करिए। अब तो आंसर बता देना कमेंट्स में, अभी भी अगर आप लोगों ने आंसर नहीं बताया इसका मतलब है आपको नहीं आता यार ये। सही है, तो टोटल अमाउंट को 40 से डिवाइड करेंगे एंड यू गॉट दी आंसर। ठीक है जी, सिंपल है। वो ये कह रही है कि भाईजान के सारा पे 2000 ज़कात एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट वाज हर एक्चुअल अमाउंट। अब आपने एक्चुअल अमाउंट निकालनी है, ज़कात आपको पता है, तो आपने 40 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना, ये वाला 40 जो है ना उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़कात के साथ आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1024, अगर आपने किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट ना निकालने बैठ जाना, इससे बेहतर ये है कि आप उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आपके पास आएगा 1024 का, वो आपके पास स्क्वायर रूट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार। अब इसमें लोग क्या करने लग जाते हैं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि लोग क्या करने लग जाते हैं, इतने मासूम है बच्चे, वो ये करने लग जाते हैं, ये बात भी हम पहले 100 को करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा, फिर हम 99 को करेंगे, 99 से मल्टीप्लाई, फिर कोई आंसर आएगा, फिर हम उन आंसर को आपस में माइनस करेंगे एंड हम उस तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन ये करते हुए आपको कितना टाइम लगेगा आप ये सोचें। कैलकुलेटर भी नहीं है, यानी कि हालात टाइट हैं, कैलकुलेटर भी नहीं है, तो फिर किस तरीके से करेंगे। आसान हल बता रहा है भाई इबादुल्लाह वाइट, यकीन करें 10 सेकंड में होने वाला सवाल है ये, जो आप लोग 5 से 10 मिनट में करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। तो सिंपल आपने क्या करना है, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 99 इंटू 100 प्लस 99। ये आगे मैंने किया भी होगा शायद, अच्छा नहीं किया हुआ, चलो खैर। तो सिंपल ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो 100 माइनस 99 प्लस 1 हो गया, और 100 प्लस 99 199 हो गया, विच मीन्स दैट ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे देखें, ये कह रहा है 165 का स्क्वायर माइनस 164 का स्क्वायर। सिंपल आपने वही काम करना है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल पूछने के बाद भी अगर यहाँ पे प्लस हो जाए, देखिए अव्वल तो यहाँ पे प्लस वो देंगे नहीं, उनको पता है कि ना हमारे पास इतना टाइम है और ना उनके पास इतना टाइम है, ठीक है, तो वो प्लस नहीं देंगे, वो सॉल्व होने वाला नहीं है, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस होना है, सिंपल आपने क्या करना है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और सिंपल आपने फॉर्मूला लगा देना है एंड यू गॉट दी आंसर। ठीक है जी, एक टर्म आपके पास वैसे ही 1 हो जाएगी, क्योंकि 165 माइनस 164 1 हो जाएगा, और 165 प्लस 164 करना कौन सा मुश्किल काम है, 5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता है। सिंपल अगेन यही सवाल है जनाब, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। 98 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर, अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ए प्लस बी
into a minus b which is equals to a square minus b square। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। What percentage of 80 is 32? यार ये कितनी परसेंटेज? Let the percentage be x। ऑफ का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया, भाई गला खराब हो गया। अच्छा ऑफ का मतलब मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज यानी x मल्टीप्लाई बाय 80 आ गया, इसका मतलब बताया था मैंने ऊपर आप लोगों को, इज इक्वल टू 32। यहां से आप लोग x की वैल्यू निकालें 0.4 एंड यू गॉट द आंसर इज 40%। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए कल जो वीडियो लेके आ रहा हूं वो एमसीक्यूज इतने इंपॉर्टेंट हैं, इस एमसीक्यू समेत, इन एमसीक्यू समेत वो एमसीक्यूज इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो करके चले जाते हैं यानी कि आप उनका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं तो आप मुझे दुआएं देंगे। सही है जी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।